उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान खत्म हो गया। मतदान पिछली बार से कम हुआ है या एवरेज जो रहता है उससे भी नीचे आया है। गाजियाबाद में महज 33.33% वोट पड़ा, जो आखिरी आंकड़े चुनाव आयोग के आए। लेकिन बड़ी बात यह निकल के आ रही है कि जो मतदान कल 9 सीटों पर हुआ, सुबह बहुत सुस्ती दिखाई दी थी और दोपहर बाद 1 और 2 बजे के बाद मतदान में तेजी दिखाई दी और वो करीबन 50% के आसपास पहुंच नहीं पाया, वो 49 के आसपास रह गया। 9 सीटों का एवरेज निकाला जाए। लेकिन हम बात यहां पर यह कर रहे हैं, कम मतदान और मायावती बिल्कुल भी एक्टिव नहीं दिखाई दी, जबकि 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। मेरे साथ TV9 डिजिटल के एसोसिएट एडिटर कबूल अहमद जी हैं। उनसे जानेंगे कि ये जो कम वोटिंग हुई उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं, और दूसरा, मायावती शांत बैठ गई लेकिन मायावती का वोटर निकलता भी है और वोट डालता भी है। वो दलित वोटर कहां गया, किसको फायदा पहुंचा रहा है, 23 तारीख को नतीजे आने से पहले आज जान लेते हैं कबूल जी से ये पूरी मायावती की सियासत का असली खेल क्या है। पहली बात तो आपने पुष्कर जी कहा कि वोट परसेंटेज जी, अगर हम इन 9 सीटों की बात करें जो खासतौर से कल जिन पे वोटिंग हुई है उपचुनाव के लिए, 2022 में अगर इनका हम वोटिंग औसत देखते हैं तो 62 पॉइंट करीब मतदान हुआ था। उस लिहाज से देखें तो 13% की गिरावट इस बार दिख रही, एक चीज़। दूसरी बार आप देखेंगे इस बार जो मतदान 9 सीटों पे कल हुए हैं उनमें खास तौर से जो सपा के कब्जे वाली सीटें रही हैं वहां पे वोटिंग परसेंटेज ठीक ठाक रही है, यानी कि 50% या 55% से ऊपर गई है। चाहे 54% रह गया। हाँ, मतलब तरह से देखा जाए 4 सीटें तो सपा के कब्जे वाली सीटों पे वोटिंग परसेंटेज जो 50%, उसमें मीरापुर भी शामिल कर लेते मैं, हाँ, मतलब मैं 55% के ऊपर इसीलिए कहा। मीरापुर, कुंदरकी, करहल और कटहरी, ये वो सीटें हैं जहां पे 55% के लगभग वोट या ज्यादा है या 55% के मतलब करहल है। हाँ, तो एक तरह से वोटिंग वहां ज्यादा है। 49.1 रह दूसरी बार यह है कि जहां पे बीजेपी 50% से कम वोटिंग हुई वो सीटें बीजेपी कब्जे वाली रही हैं, चाहे वो अलीगढ़ हो, गाजियाबाद हो, खैर हो, ऐसी सीटों पे वोटिंग जो है फूलपुर भी है, यहाँ पे 40% से कम वोटिंग हुई है। एक चीज अब नहीं, गाजियाबाद में 33.3 हुई, सब 50% से कम है। हाँ, 40 नहीं, 50% से कम वोटिंग हुई है। तो सबसे बड़ी बात दूसरी बात है कि इसके अलावा आप ये देखिए कि जो सपा की कब्जे वाली सीटें हैं वो सपा की परंपरागत सीटें हैं। सपा वहां लगातार कोई आज नहीं, लगातार पिछले 20 साल से कोई सीट को 25 साल से, कोई सीट को 10 साल से जीत रही। जैसे कटहरी सीट है, कटहरी सीट पे लालजी वर्मा जीतते रहे, बसपा से लड़े तो जीतते रहे और उनका देखें लगातार वो जीतते रहे। 2012 में वहां सपा आखिरी बार जीती थी, शंखलाल मांझी। तो एक तरह से वो रही। जो बीजेपी कब्जे वाली सीटें हैं जो 3 जहां पे 50% से कम वोटिंग हुई है, अगर उनका हम देखते हैं ट्रेंड तो वो सीटें पिछले 3 चुनाव से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। लेकिन इसमें आइए मंझुआ सीट, मीरापुर सीट, ये वो सीट है जो अपना सियासी मिजाज हर चुनाव में बदल देती है, हर चुनाव में सियासी मिजाज बदलती रही है। तो एक तो बात यह है कि क्या वोटिंग परसेंटेज, दूसरी बात ये वोटिंग परसेंटेज जो गिरावट आई है वो क्या संकेत दे रही है। 2 तरह के संकेत है कि क्या खास तौर से जो वोटिंग परसेंटेज गिरी है तो क्या ये जो गिरावट आई है ये सपा का वोट बैंक में गिरावट आई है या फिर भारतीय जनता पार्टी के अपने वोट बैंक में आई है। अगर हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि बीजेपी का वोटर कहीं भी इस तरह की शिकायत करते हुए नहीं दिखा कि उसके वोट डालने नहीं दिया जा रहा या किसी बूथ पे रोका जा रहा है। लेकिन सपा की तरफ जो सपा का मुस्लिम वोटर माना जाता है, ज्यादातर जो भी शिकायतें आई हैं वो मुस्लिम बूथ की है, चाहे वो दलित और मुस्लिम बहुल सीटों, दलितों में भी बहुत कम रहा है। लेकिन ज्यादातर जो कल मेरी चंद्रशेखर आजाद से बात हो रही थी, नगीना सांसद, तो उन्होंने यही आरोप लगाया कि मैं लिख के दे रहा हूं कि
दलित और मुस्लिम बहुल सीटों पर वोट नहीं डालने नहीं नहीं, हाँ वो क्योंकि उनकी अपनी केमिस्ट्री है, वो इस हिसाब से बता रहे हैं। लेकिन आप अगर एवरेज देखें तो जहाँ शिकायतें हैं, चाहे वो सीसामऊ में आई हो या कुंदरकी में आई हो या मीरापुर में आई हो, ये तीन कटहरी, यहाँ तक कि मैं बात करूँ कटहरी, वोट परसेंटेज हाईएस्ट होना अलग चीज़ है। लेकिन जो शिकायतें आई वो किन शिकायतों आई? मुस्लिम बहुल बूथों से आई, मुस्लिम इलाकों से आई, मुस्लिम जहाँ मतदाता थे वहाँ से ज़्यादा शिकायतें हैं। तो सबसे पहली बात यह है, क्या मुस्लिम मतदाता उतनी बड़ी संख्या में गया? सुबह के वक्त कतारों में लगा दिखा, लेकिन 9-10 बजे के बाद उसमें गिरावट दिखी। 2 बजे के बाद एक नया ट्रेंड दिखता है कि खास तौर से जो बीजेपी के परंपरागत वोटर हैं, वो दलित बहुल इलाकों में अच्छी खासी वोटिंग है। आप अगर किसी दलित गांव का, मुझे एक चीज नहीं है समझ में, मतलब आपकी ये आ रही है कि अगर बीजेपी का वोटर उतर रहा था तो फिर गाजियाबाद में कहाँ रह गया वो? देखिए गाजियाबाद में कहाँ रह गया? नहीं, आप बहुत सही बात कर रहे हैं। सवाल पुष्कर जी, 2022 का जो चुनाव हुआ था उसमें भी गाजियाबाद में जो ये 9 सीटें हैं, सबसे कम वोटिंग वहां भी तब भी रही। 60% फर्स्ट डिवीजन पास हो गए थे। नहीं, फर्स्ट डिवीजन जब गाजियाबाद में पास हुए, मैं बता रहा हूँ आंकड़ों के साथ, क्योंकि वो नंबर है। हाँ, कोई 2.25 लाख से जीती, कोई 1.5 लाख से जीती। गाजियाबाद में जो वोट है ना, वो संख्या भी बहुत ज्यादा है। शहरी इलाका है, नौकरी पेशे वाले लोग हैं। नहीं, नौकरी पेशे वाले बहुत बड़ी संख्या है। कल ऐसा नहीं है जैसे उपचुनाव होता, जैसे मुख्य चुनाव होता है तो उस वक्त वो सारी चीजें बंद कर दी जाती हैं, ऑफिसों में छूट हो जाती है वोटिंग के लिए, लेकिन उपचुनाव में नहीं रहा। ये बात सही है। कल मेरी कई लोगों से उसके बाद चर्चा हुई वोटिंग के बाद, तो उन्होंने कहा गाजियाबाद में गलती चुनाव आयोग की ज्यादा है, क्योंकि गाजियाबाद, जैसे कि कुबूल जी ने बताया कि वो शहरी मतदाता का था, और गाजियाबाद में लोग जो रहते हैं वो नोएडा में काम कर रहे हैं, दिल्ली में काम कर रहे हैं, और वोट सिर्फ गाजियाबाद शहर की सीट पे पड़ रहा था, अतुल गढ़वाली विधानसभा। लोगों का कहना है मतदान शायद अगर इतवार या शनिवार को रखा गया होता तो इतना नहीं गाजियाबाद करना होता, गाजियाबाद सीट का नहीं पड़ता, क्योंकि गाजियाबाद विधानसभा में जो क्रॉसिंग रिपब्लिक है इलाका, जो पूरा स्नैक लाइन पार के इधर और लाइन पार के उधर, ये बहुत बड़ा इलाका है और बहुत बड़ा मतदाता जो है इस इलाके का नौकरी पेशे वाला है, उस इलाके में ज्यादा है। हाँ, तो और ज्यादातर वहां पे ऐसा नहीं कि पुरुष नौकरी कर रहा, नहीं पुरुष नौकरी कर रहा, महिला नहीं, वहां दोनों नौकरी कर रहे हैं, और दोनों सुबह और है RWA का सबसे बड़ा रोना यही हो गया। अगर उन इलाकों का हमने अभी कल बारीकी से रात में अध्ययन किया, फिर बूथ वाइज मैंने निकाला, तो मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ बूथ ऐसे हैं जहाँ पे 25% है हुआ मतदान, 27% मतदान हुआ है। आपको जो क्रॉसिंग रिपब्लिक लिया है उससे लाइन से जितने इलाके हैं 10 से 12 जो अपार्टमेंट्स हैं, हाँ, वहां 20% के नीचे वोट पड़ा ही नहीं है। वोट यही बात तो मैं कह रहा हूं। तो ये तो बीजेपी का वोट नहीं है, अब एक समाजवादी पार्टी का वोट नहीं कहेंगे यहाँ पे। लेकिन मसला है कि समाजवादी पार्टी के लिए गाजियाबाद हमेशा से सीट बहुत टफ रही है, और अखिलेश यादव ने वहां एक नया एक्सपेरिमेंट किया था। अब हम लोग वहीं पे टर्न पे आ रहे हैं कि जो आपका अगला सवाल है, मैं वहीं ला रहा हूं, मैं वहीं आ रहा हूं कि अखिलेश यादव ने वहां पे अयोध्या वाला फार्मूला अपनाया था, दलित कॉम्बिनेशन कैंडिडेट उतारे थे, ताकि वो गाजियाबाद में जो 21 साल से उनका बनवास चला आ रहा है, ज्यादा लंबा है। नहीं, 2004 में उपचुनाव खाली एक ही बार समाजवादी पार्टी जीती है, वो उपचुनाव में जीती थी जब 2004 का लोकसभा चुनाव थे, वहां के सेटिंग सांसद बन गए थे, सीट खाली हो गई थी, तब वो सीट जीती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पे उनकी कोशिश थी कि दलित कैंडिडेट उतार के जो मायावती का वोट है, दलित और मुस्लिम केमिस्ट्री बनाने की कोशिश की थी, लेकिन गाजियाबाद में हाँ, कितना वोट। अब मसला है कि गाजियाबाद में वहीं पे बसपा ने अपना वह समुदाय कैंडिडेट उतार के, क्योंकि बीजेपी ब्राह्मण से को उतारा था, लेकिन उसी में जब पहले टिकट बांटा था, जो मायावती के यहाँ अक्सर लोग आरोप लगाते हैं कि पैसा लेके दे दिया, जो उन्होंने पहले टिकट फाइनल किया था उन्होंने यही आरोप लगाया, लेकिन बाद में पीएन गर्ग को टिकट दिया। अब ये देखना है पीएन गर्ग जो सेंध लगाएंगे, दलित वोट कहीं नहीं मायावती से हटता है, लेकिन पीएन गर्ग क्या जो इतनी कम वोटिंग में गर्ग समाज का वोट पड़ा होगा या वैश्य समाज का वोट पड़ा होगा, वो उनको मिल पाया कि नहीं मिल पाया? देखिए, अगर पुष्कर जी, एक बड़ी बात है कि इस चुनाव में खासतौर से जो मायावती पे एक आरोप लगते रहे हैं कि मायावती बाईपोल नहीं लड़ती थी, अक्सर होता था, और 2012 के जब सत्ता में 12 से हटने के बाद मायावती उपचुनाव ही लड़ती थी। मायावती उपचुनाव कहाँ से लड़ना शुरू करती हैं? उसके बाद आजमगढ़ लोकसभा चुनाव से आजमगढ़ में लड़ती हैं। मैं थोड़ा सा याद दिला दूं, गोरखपुर में उन्होंने समर्थन कर दिया नहीं, था। नहीं, हम लड़ने की बात कर रहे हैं। कैंडिडेट बसपा के सिंबल पे जो कैंडिडेट लड़ने का है, वो 2010 के बाद
आखिरी चुनाव मायावती ने उपचुनाव लड़ा था सिद्धार्थनगर में 2010 में। वो सीट बसपा हालांकि जीती थी। उसके बाद से जो भी चुनाव हुए हैं मायावती कभी चुनाव नहीं लड़ी, एक बात। फिर उसके बाद लड़ती हैं 2000 पिछले 22 में चुनाव आजमगढ़ में। उसके बाद चुनाव में लड़ती हैं, वहां पे वो सपा का खेल खराब हो जाता है। इसके बाद एक मिनट, नहीं, इसके बाद मायावती अभी बहुत बता रहा हूं, अभी जो लोकसभा के साथ 5 सीटों के उपचुनाव हुए थे वहां बसपा बाकायदा चुनाव लड़ी है, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई। जीतना तो दूर की बात, कई सीटों पे जमानत भी बसपा की नहीं बची, मैं आपको बता दूं। नहीं, ये अभी तो बहुत अब आगे आइए, अभी उसके आगे आइए। ये उपचुनाव की मैं बात कर रहा हूं, लोकसभा में 2024 में लड़ी थी, मैं मान सकता हूं उस वक्त लोकसभा का चुनाव था। उसके बाद मायावती ने अब इस बार 9 सीटों पे अपने कैंडिडेट उतारे थे, और मायावती ने एक बात कही थी पुष्कर चौहान साहब, उन्होंने कहा था कि हम अब मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जो दलित वोट इधर उधर छिड़क जाता है हम उसको नहीं जाने देंगे, उपचुनाव में अपने साथ जोड़ेंगे। इतने दावे किए गए थे, क्या मायावती ने उतने दावे पे खरी उतरी? दोनों वादों पे नहीं खरी उतरी। जून 24 को जैसे ही रिजल्ट आता है, 4 जून को, कहती है मैं मुसलमानों को अब वोट देने के टिकट देने के लिए सोचूंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा मैंने मुसलमानों को टिकट दिए लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। इसलिए दूसरी बात कबूल भाई ने बताया कि उन्होंने कहा था वो मजबूती से लड़ेंगे, जो एक झटका लगा था तो कि 9% के 10% के अंदर, डबल डिजिट के अंदर कई सालों बाद भी नहीं 1989 के चुनाव में बसपा को 9 पॉइंट कुछ वोट मिले थे, और इस बार 9.39 मिले हैं, 9.39% वोट मिले हैं। ये बसपा के इतिहास का सबसे कम वोट है पिछले 30 साल का, एक चीज। दूसरी चीज आप आ जाइए पुष्कर भाई, जो सबसे बड़ी चीज है, मायावती ने कहा था मजबूती से लड़ेंगे और मुस्लिम को टिकट नहीं, मुस्लिम को उन्होंने 2 सीटों से टिकट दिया, एक मीरापुर से दिया और दूसरा कुंदरकी में उन्होंने अपने बहुत पुराने जो कैडर के बसपा के पुराने नेता हैं उनको उतारा। लेकिन मीरापुर में उन्होंने एक नगर जिला पंचायत सदस्य थे उनको चुनाव में था, शाहनजर को मायावती लड़ा, और मायावती ने उपचुनाव के लिए बाकायदा स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी की, उसमें तमाम बड़े नेता नाम थे, सतीश चंद्र मिश्रा, आकाश आनंद, सब नाम थे, लेकिन उपचुनाव में कोई नहीं दिखा। एक चीज अब यहीं पे लगता है कि मायावती ने उपचुनाव में जितने दावे और मजबूती के साथ बात की थी, क्या वो सरेंडर कर दिया, और सरेंडर का नफा नुकसान क्या है, सबसे असली चीज यही है। आपके नजर में क्या जो 23 तारीख को नतीजे आएंगे उसमें मायावती के सरेंडर का घाटा किसको दिखाई देने वाला है, समाजवादी पार्टी को या बीजेपी को? क्योंकि मैं एक बात दर्शकों को बता दूं कि 2024 के नतीजों में कई सीटों पर ऐसा लगा कि मायावती न लड़ी होती तो बीजेपी जीत जाती। मायावती के कैंडिडेट को कई जगह इतने वोट मिले हैं, अगर वो नहीं कैंडिडेट होता, जो बीजेपी के ऊपर आरोप लगता था बीएसपी के ऊपर कि ये बीजेपी की बी टीम है। ये बात आपने सही कहा कि लोकसभा चुनाव में एक लिस्ट आई थी कि कितनी सीटों पे मायावती ने बीजेपी को हराया और कितनी सीटों पे सपा को हराया, ये बात है। लेकिन असली बात क्या थी, मायावती की बेचैनी थी कि लोकसभा चुनाव में जो दलित वोट है वो सपा में चला गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में बड़ी उम्मीदें थी कि दलित वोट आ गया, लेकिन मायावती ने जो उम्मीदों के साथ समाजवादी पार्टी लड़ी थी, जिन उम्मीदों के साथ दलित वोटों को जोड़ा था, उस उम्मीदों पे कहीं ना कहीं दलित वोट बिखरा है। और मुझे लगता है कि इस चुनाव में मायावती का सरेंडर और दलित वोटों का जो है कहीं ना कहीं बसपा सपा की तरफ से फिर मोह भंग हुआ है, और उसका फायदा मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को। दो थी, एक पर एक चुनाव था, सीधा लड़ाई थी, सीधी लड़ाई थी। तो कबूल जी का मानना है कि मायावती का सरेंडर बीजेपी को पॉजिटिव रिजल्ट दिलवा सकता है, या दलितों कहें जो 24 में दलित लोकसभा चुनाव में दलितों की वापसी हुई थी, कुछ बीजेपी की तरफ से हटे थे, वो एक बार फिर वापसी कर रहे हैं। लेकिन नतीजे मुझे लगता है बटोगे तो कटोगे का नारा जो है कहीं ना कहीं भाजपा के लिए मुफीद रहा है, और यही सपा के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। वो मुझे लगता है कि अगर ये 9 सीटों में 7-2-8-1 का नतीजा रहता है तो बीजेपी ये समझ गई, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास से चुनाव नहीं जीता जाता है। चुनाव जीता जाता है अपनी कोर आइडियोलॉजी, और कोर आइडियोलॉजी है हिंदुत्व और हिंदू, और वही नारा नए रूप में गढ़ा गया कि बटोगे तो कटोगे, और उसका ये रिजल्ट लिटमस टेस्ट 23 तारीख को आ जाएगा। धन्यवाद।